नमस्कार, टीम के सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और चलिए शुरुआत करते हैं तीन के सवाल की, जहां पर नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी विद्रोह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि पहले पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी नेपाल से, लेकिन अब पेरिस से भी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प जो है वो हो गई है। ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको फ्रांस से बता रहे हैं। तो फ्रांस हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तीन के सवाल पर हम जाएंगे, तीन के सवाल में किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उस पर जाएंगे। लेकिन फ्रांस हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आगजनी और बवाल में पुलिस ने 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो फ्रांस के सड़कों पर इस समय कोहराम छाया हुआ है। एक मूवमेंट चलाया जा रहा है फ्रांस की सड़कों पर, जिस मूवमेंट का नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग। जो ब्लॉक सड़कें की गई थी, इन कचड़े के डब्बों से, बैरिकेड्स के जरिए और बड़े बड़े टीन शेड से उन रास्तों को खाली कराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दरअसल फ्रांस में एक साल में जो 4 प्रधानमंत्री बदले गए, चौथे प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हुई कल देर शाम, उसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। राष्ट्रपति मैक्रो के से नाराज तो पहले ही चल रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि आखिर इस सरकार में चल क्या रहा है, क्यों बार बार प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत आन पड़ रही है। और उसी के बाद एक मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया, जिस मूवमेंट का नाम दिया गया ब्लॉक एवरीथिंग। और उसकी तस्वीर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर जो कूड़े के डब्बे हैं उनसे रास्तों को बंद किया गया है। फ्रांस के पेरिस की तस्वीरें हैं, लेकिन अलग अलग शहरों की कमोवेश जो तस्वीरें हैं ऐसी ही हैं। कहीं रेल रोकी गई है, कहीं पर नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें फ्रांस के पेरिस से हैं। एक तरफ हम नेपाल में देख रहे हैं जहां पर जेनजीज का प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये भी सरकार के खिलाफ है, वो भी सरकार के खिलाफ था। अब इस प्रदर्शन की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर धुएं का उठता गुब्बार ये बता रहा है कि लोगों में गुस्सा सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। और इस पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की तरफ से 80,000 जो जवान हैं उनको सड़कों पर उतार दिया गया है, ताकि हालात को काबू किया जा सके। लेकिन हालात हैं कि काबू में नहीं आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक नेशनल हाईवे है जहां पर बड़े बड़े टीन शेड लेकर लोग उस रास्ते को ब्लॉक करने की शुरुआत कर चुके हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें। फ्रांस में हिंसा भड़की है और सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, और प्रदर्शन के बाद जो आगजनी की गई है, ये धुएं का उठता हुआ गुब्बार ये बता रहा है कि फ्रांस में सरकार के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंसा अपने चरम पर है। नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ और फ्रांस में जो प्रदर्शन हुआ, उन दोनों तस्वीरों में एक यहां फर्क है। फ्रांस में जितने भी लोग प्रदर्शन में शामिल हैं, सभी ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है, अपने चेहरे को ढके हुए हैं, या यूं कहे नकाब पहना हुआ है। लेकिन जब हमने तस्वीरें आपको नेपाल की दिखाई थी, वहां पर लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छिपाया था। इसका मतलब यह है कि एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया, ताकि अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए। जबकि नेपाल में जो हमने देखा वो जेनजीज का प्रदर्शन था, जहां पर आइडेंटिटी को रिवील भी किया गया और सरकार के खिलाफ अलग अलग जगहों पर हमने नारेबाजी भी देखी। तो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनसे समझिए कि फ्रांस में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो फ्रांस की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिंसा भड़क उठी है और सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। अब इन प्रदर्शनकारियों को चलिए देखिए गौर से। जो भी प्रदर्शनकारी हैं सभी ने नकाब पहन रखा है, और जो पुलिस वाले हैं उन पर पत्थर फेंकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से जो पुलिस बल है वो उनके ऊपर आंसू गैस की जो गोले हैं वो छोड़ रही है। फ्रांस हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कई जगहों पर आगजनी की गई है और बवाल किया गया है। बवाल की तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस ने अभी तक 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 80,000 जवानों को भी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सड़क पर उतार दिया है। तो फ्रांस हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अलग अलग हिस्सों में। ये पेरिस की तस्वीरें हैं। फ्रांस के अलग अलग जगहों पर आगजनी हुई है, बवाल हुई है। और ये देखिए
प्रदर्शनकारी पुलिस को पीछे खदेड़ते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो जो कचड़े के डब्बे हैं वो उसे उठा रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट ही यही है कि ब्लॉक एवरीथिंग, यानी जितनी भी सड़कें हैं उनको ब्लॉक किया जाए। और ये देखिए, नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े जो टीन शेड हैं उनको फेंक कर रास्ते को बंद करने की यहां पर कोशिश जो है वो की जा रही है। 200 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, आगजनी की जा रही है। कुछ जर्नलिस्ट भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है, ये देखिए, ये तो पूरी एक बस को ही आग के हवाले कर दिया गया और धुएं का जो गुब्बार है वो बता रहा है कि फ्रांस में स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। आने वाले 24 घंटे फ्रांस की राजनीति के लिए, फ्रांस की सत्ता के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि बड़ी यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। और ये देखिए, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और जो बैरिकेड्स जो है, जो बड़े बड़े टीन शेड जो हैं जो फेंके जा रहे हैं, जो अमूमन ऐड के लिए सड़क के किनारे लगाए जाते हैं, उनके जरिए भी रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। जो कूड़े के डब्बे हैं उनमें आग लगाई जा रही है। शुरुआत में उन्हें ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बाद में आग लगाई जा रही है। पूरे फ्रांस की जो रफ्तार है वो रोकने की कोशिश जो है वो यहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो इन तस्वीरों में करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, 1 2 3 4 अनगिनत, गिनती नहीं है जितने प्रदर्शनकारी इस समय सड़कों पर मौजूद है, गिनती करना मुश्किल है। मेरठ की दक्षिण विधानसभा में बन रही अब्दुल्ला कॉलोनी में हिंदुओं की नो एंट्री के मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप यह है कि कॉलोनी के बिल्डर ने यहां हिंदुओं को मकान और प्लॉट नहीं देने की बात कही। यहां सिर्फ मुसलमानों को ही प्लॉट बेचा जाएगा। हिंदुओं की कॉलोनी में नो एंट्री है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आज प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और कॉलोनी के 300 मीटर सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलवाकर खाली करा लिया गया। यह कार्रवाई ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर की चिट्ठी के बाद शुरू हुई है। तहसील प्रशासन, इसके अलावा एमडीए और पुलिस की जॉइंट टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्से को ढहा दिया। विवादित कॉलोनी को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो गया है और आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। तो यहाँ पर 22,000 वर्ग मीटर की ये एक एरिया बताया जा रहा है जिस क्षेत्र में कॉलोनी जो है वो बनाई गई थी। अब इसमें 78 विला बनाए जा रहे थे और साथ ही 3020 वर्ग मीटर क्षेत्र को यहाँ पर कमर्शियल गतिविधियों के लिए चिन्हित भी किया गया था। अब कॉलोनी में बता दें कि ज्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो बिक चुके हैं, लेकिन खरीदारों की संख्या को देखकर संदेह पैदा हो गया था। हालांकि कॉलोनी में अगर बात करें, कहीं भी इस तरह का कोई बोर्ड या पोस्टर नहीं लगाया गया है, लेकिन जमीन पर हो रही बिक्री के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर सिर्फ मुसलमानों को ही बसाया जा रहा था। यानी कि कॉलोनी जो बसाई जा रही थी, इसमें अगर मकान खरीदना है तो मकान केवल मुसलमान खरीद सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। फिर डीएम वीके सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई, टीम का गठन किया और साथ ही बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इच्छा जोशी, कृषि विभाग के अफसर और साथ ही सीओ रैंक के कई सारे ऑफिसर्स थे। इन तीनों लोगों ने जांच शुरू की और पूरे मामले की जांच आगे भी करना अभी जारी। अब जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। तो वहीं यूपी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री और दक्षिण विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कॉलोनी की जांच की मांग कराने के लिए डीएम को पत्र भेजा था। राज्य मंत्री का कहना है कि कॉलोनी की जांच की जानी चाहिए। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने धार्मिक भेदभाव और गैंगस्टर से जुड़ाव की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई थी। साथ ही यहां स्थलीय निरीक्षण की मांग की है। कॉलोनी का नक्शा भी चेक होना चाहिए, यहां पर स्थलीय निरीक्षण होना चाहिए। राज्य मंत्री का कहना है कि उन्हें पता चला कि इस कॉलोनी के अंदर एक मस्जिद भी बनाई गई है। कॉलोनी में हिंदुओं को मकान प्लॉट नहीं बेचे जा रहे हैं, केवल मुस्लिम यहां प्लॉट खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कॉलोनी की जांच की गई और खामियां पाई गई तो बुलडोजर गरजेगा। पिछले 10 सालों से ये कॉलोनी डेवलप जो है वो की जा रही है। उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, मेरी जानकारी में आया है हापुड़ रोड पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से कोई कॉलोनी डेवलप की जा रही है और जैसा मैंने जानकारी भी की है अपने स्तर से, वहाँ पर कोई मस्जिद भी बनी है। अभी हम लोग ये जांच कराएंगे कि उसकी अनुमति थी या नहीं थी, कहीं से नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ। पूरे अब्दुल्ला रेजिडेंसी के लिए हम कमिश्नर स्तर से और शासन स्तर से आवश्यकता पड़ी तो
पूरी जांच कराएंगे और जो सत्यता है वो बाहर निकल कर आएगी। हाँ, जो बताया गया है कि कोई गैंगस्टर है उसमें जिसके नाम पर थी और उसी के बेटे के नाम पर ये रेजिडेंसी का नाम रखा गया। पूरी जांच कराने के बाद जो सही है वही इसमें निकल कर आएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के क्रम में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मेरठ, एससी आवास विकास परिषद और सीओ सिविल है मेरठ की टीम गठित की गई थी। कमेटी के द्वारा जांचोपरांत ये तथ्य जो प्रकाश में आया कि कॉलोनी जो बिल्डर हैं, जो कॉलोनी निर्माता हैं, उन्होंने लगभग 300 से अधिक स्क्वायर मीटर ज़मीन पर अवैध रूप से बाउंड्री बनाकर लगभग 120 रनिंग मीटर में बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। अवैध कब्जा की पुष्टि होने के बाद आवास विकास परिषद के द्वारा उस बाउंड्री वाल को जो गिरवा दिया गया है और उनके विरुद्ध संगत विधिक प्रावधानों के तहत नौतंदी थाने में कार्रवाई भी कराई गई है। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के क्रम में 3 के सवाल में पहला सवाल है, मेरठ में हिंदू वर्सेस मुसलमान आखिर क्यों? और दूसरा सवाल यह है कि मेरठ में हाउसिंग जिहाद की क्या कोई साजिश चल रही है? और तीसरा सवाल ये कि अब्दुल्ला कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री पर बैन के आरोप क्यों लगे हैं? क्या सिर्फ यहां मुसलमानों को जमीन बेची जा रही है और ऐसा करना संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ? फिलहाल मामले की जांच जारी है और ऐसा ही एक मामला मुंबई के पास करजत इलाके में देखने को मिला था। इसे हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रमोट किया जा रहा था। खास बात यह है कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय के परिवारों के लिए बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट का प्रचार करते हुए वायरल हुआ एक वीडियो जिसमें एक हिजाब पहनी महिला ने इसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित हलाल एनवायरनमेंट बताया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने इस मामले को गंभीर मानते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आयोग ने स्पष्ट कहा था कि धर्म के आधार पर किसी कॉलोनी को बनाना संविधान के समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के विक्रोली पार्क साइट स्थित वर्चा नगर में उपाध्याय परिवार के घर को जलाने की कोशिश हुई है। घर के पर्दे में आग लगाने की कोशिश की गई और बाहर सर तन से जुदा के पोस्टर चिपकाए गए। यह घटना ईद ए मिलाद जुलूस के दौरान पोस्टर विवाद पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि अज्ञात व्यक्तियों ने घर पर हमला करने की कोशिश की, घर को आग के हवाले करने की कोशिश की, घर को जलाने का प्रयास किया और सीढ़ी पर सर तन से जुदा के नारे लिख दिए और इस नारे से लिखा पोस्टर भी चिपका दिया। इस घटना के बाद परिवार दहशत में है और डर का माहौल है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश राजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यश भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लवी सिंह प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सूर्य मैथिल जी को देख पा रहा हूँ। पहला सवाल सूर्य मैथिल जी, आखिर किस तरह की कोशिश हो रही है मेरठ में, अगर आपको इस बात की जानकारी मिली होगी? क्योंकि जो एलिगेशन लगे वो बहुत गंभीर एलिगेशन है कि कोई सोसाइटी बसाई जा रही है जिसमें सिर्फ मुसलमानों को जमीन देने की बात कही जा रही है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ये जो साजिश है मेरठ में जो हो रही है, एक तो इको हो रही है, जरा आप बोलिएगा अपनी टीम जी। ये जो मेरठ में साजिश हो रही है, यही सेम अभी आपने मुंबई का जो एक उदाहरण दिया, उस सोसाइटी का नाम सुकून है। वहां पर भी जो एड था उसमें बुरके एक महिला कहती है कि हमारे मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र जहां पर हम अपनी मान्यताओं के अनुसार काम कर पाए। देखिए शांडिल्य जी, ये एक पैटर्न चल पड़ा है। इसकी शुरुआत हलाल सर्टिफिकेट के रूप में हुई थी कि आटा, दाल, चावल, चीनी, शहद और घरेलू जो यूज करने का सामान है, उस यूज करने के सामान को हलाल सर्टिफाइड करके एक एजेंसी जो कि इस्लामिक एजेंसी है, वो ये मुसलमानों को कहती है कि ये जो सामान है इसको आप यूज कीजिए, ये इस्लाम के अनुसार बनाया गया है। अब ये समझने की बात है कि एक चावल जो उगाया जाएगा वो कलमा पढ़ के उगाया जाएगा क्या?
एक जो आटा पीसा जाएगा, क्या कलमा पढ़ के पीसा जाएगा या उसमें इस प्रकार की कोई चीज मिलाई जाएगी जो हलाल हो जाएगा? मांस में समझ में आता है कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो आप गले के ऊपर छुरी चलाते हैं और धीरे धीरे चलाते हैं और कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद उसको जिबा करते हैं। तो वो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जो है वो एक तरीके से हलाल मांस। नहीं, मानसिकता क्या है वो तो ठीक है, दुनिया में कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज है जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन चलता है। आप ये ले लीजिए, आप बगल में इंडोनेशिया इतना बड़ा मुल्क है, वहां ले लीजिए, पूरी गल्फ कंट्रीज में चलता है, वो बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए वो शुरू किया गया। जी बिल्कुल, वहां पर हलाल सर्टिफिकेशन खाने पीने की चीजों पर चलता है। लेकिन ये मानसिकता क्या है कि सिर्फ मुसलमानों को जमीन देंगे और कोई प्लॉट खरीद नहीं सकता, जो एलिगेशन लगे, मैं उस पर जवाब जानना चाह रहा था। मैं उसी पे आ रहा था कि शुरुआत जो हुई वो हलाल सर्टिफिकेशन से हुई है, उसके बाद धीरे 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 अब ये जमीन की तरफ बढ़ गया है कि एक ऐसी टाउनशिप वहां डेवलप की जाए जहां पर केवल मुस्लिम रहेंगे, ये हमारी बस्ती है, हमारा इलाका है। ये मानसिकता को डेवलप करने के लिए इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और ये बहुत खतरनाक है। ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने का कार्य जो है ये कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरठ की बात कर रहे हैं कि आई लव, ये जो अब्दुल्ला सोसाइटी है, ये क्या सोसाइटी है ये, या विक्रोली के अंदर महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर सुकून ले लीजिए। और ये तो हमारे पास दो ही जो है स्थान है। मेरे हिसाब से देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की कुछ जो गैर संवैधानिक कार्रवाइयां हो रही हैं और इसको रोक लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। इनके पीछे वही लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना रखते हैं, इसके पीछे वही लोग हैं जो कट्टरपंथिता की भावना रखते हैं, इसके पीछे वही लोग हैं जो ठीक है, यश भारती हमारे साथ जुड़ गए, समय सीमित है। मैं यश भारती जी आपके जवाब पर काफी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ जबरदस्त टाइप का आंसर है उनके पास आपके जवाब को काउंटर करने के लिए। यश भारती जी। नहीं, मुझे किसी को काउंटर नहीं करना, आपका पैनल है, आपने पैनल बहुत सोच समझ के रखा होगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दर्शकों के साथ कैसे धोखाबाजी होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं, कभी पत्रकार बन जाते हैं, तो वो अपना विश्लेषण देते हैं। हलाला पे जो उन्होंने अपना विश्लेषण दिया उसको आप लोगों ने जस्टिफाई कर दिया। हलाला पे नहीं दिया, हलाल पे दिया। यश भारती जी, हलाला की बात नहीं हुई है, हलाल की बात हुई। सूर्य मैथिल जी जवाब सुन लेते एक बार प्लीज, एक बार जवाब सुन लीजिए। हिंदुस्तान में अब हलाला किसी बहन का नहीं हो सकता। एक सेकंड सूर्य मैथिल जी जवाब सुन लेते हैं। देखिए, बहरूपियों को बैठाएंगे और जब खाल उधेड़ दी जाएगी तो इसी तरीके से बिलबिलाएंगे। बहरूपियों को मत बैठाया कीजिए, ये आप लोगों को धोखा देते हैं, आपके दर्शकों को धोखा देते हैं। मुद्दे पे आता हूं, जो मुद्दा आपने रखा है, जिस कॉलोनी को दिखाया जा रहा है मेरठ की, मेरी जानकारी में जो दुरुस्त जानकारी है, और आप भी उससे इत्तेफाक रखते होंगे कि ये केवल मुसलमान की कॉलोनी नहीं, ये दो पार्टनर हैं जिसमें एक मुसलमान और एक हिंदू है। मुकेश गुप्ता जी के नाम से एक हिंदू पार्टनर भी है इस कॉलोनी में, तो यहां हिंदू मुसलमान का तो सवाल उठता नहीं। दूसरी बात, जांच हो चुकी है, इस जांच में यह भी आ गया सामने कि किसी तरीके से ये नहीं किया गया कि मुसलमानों को ही केवल घर दिए जाएंगे, मुसलमानों को ही केवल प्लॉट दिया जाएगा, मुसलमानों को ही केवल दुकानें दी जाएंगी। ये जांच में आ चुकी बात। जब जांच में कुछ मिला नहीं तो एक नई चीज लेकर के आ गए कि अवैध और वैध, क्योंकि नुकसान तो पहुंचाना ही है ना। हमारी जानकारी यश भारती जी जहां तक है वहां इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है। क्यों आशीष? नहीं, अभी जांच चल रही है यश भारती जी, अभी जांच चल रही है। देखिए, दरअसल जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसमें यह कहा गया कि अतिक्रमण ज्यादा था, जो जमीन थी उससे ज्यादा का हिस्सा लिया गया था, 300 वर्ग मीटर से ज्यादा का, इसलिए यह अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमण जो था उसको गिराया गया। आशीष भाई, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी भी बात आने दीजिए। अब अघोषित प्रवक्ताओं को तो कुछ भी बोलने देते, थोड़ा बहुत हमको भी बोलने दीजिए, फिर आप करेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, जो बात मैंने बताई है कि कहीं से कहीं तक हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जिस तरीके से जो गोपनीय रिपोर्ट योगी जी को दी जाती है और वो सार्वजनिक हो जाती है, हमारे पास तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने छापी है, आप ही मीडिया के साथियों ने दिखाया है कि जांच में ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी तरीके से केवल मुसलमानों को जगह नहीं दी जा रही थी। आगे जांच ऑनगोइंग है, और भी मुद्दे और भी विषय होंगे। जो मुझे समझ में आता है, ये चीजें तो आगे बढ़नी है। अगर मुंबई में हुआ, कहीं और हुआ, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का है, तमाम जातीय संप्रदायों का है। जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी बाबा हिंदू गांव बसाएंगे, हिंदुओं को मकान देंगे, हिंदुओं को प्लॉट देंगे, बिल्डर बन जाएंगे, 5 लाख रुपए में बुकिंग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनके प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे,
तो क्या आपत्ति है दूसरे धर्म के लोगों के, दूसरे वर्ग नहीं, के लेकिन लोगों के लिए साथ आपने काम करने आपने की? धीरेन्द्र कौन शास्त्री सी को ढोंगी कार्रवाई, कहा। कौन सी आप लोग कार्रवाई? छांगुर जैसे लोगों पर सवाल क्यों नहीं उठाते यश भाई? आशीष भाई, वाले मेरा ये निवेदन ये है, हिंदुओं के देश के अंदर यहाँ बैठकर बकवास करने वाले, अरे ये वो मुसलमानों के जानवरों को तुष्टिकरण जो करने फाइट वाले करके आगे यहाँ बढ़े, बैठकर राजनीतिक बकवास ना विश्लेषण करे। को किसी कुछ जानवरों संत को के विषय में अगर कोई काटने फालतू भी लगेंगे बकवास भाई। करेगा तो उसको बहुत मुंह तेजी तोड़ से जवाब फैला हुआ मिलेगा। है रेबीज। ये बहुत टोटी तेजी से ये फैला टोटी है चोर लोगों अरे यहाँ शब्दों बैठकर का बकवास ना करे। शब्दों का मर्यादा रखिए यश भारती ये जी, टोटी जो शब्दों का बकवास मर्यादा करने रखिए, को मर्यादा बोलने रखिए के थोड़ी लिए सी। रमेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रमेश जी एक रिएक्शन आपका। नहीं, अरे सुन लीजिए, अरे यश भारती जी समय की भी कमी है, 18 हो चुका है, फिर पल्लवी जी भी जुड़ गई हैं। रमीज रजा जी एक रिएक्शन आपका। सबसे पहले तो सर सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, आदाब, सलाम। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो आज टॉपिक आया है मैंने इस पर थोड़ी स्टडी की है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि इसके दो पार्टनर हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है। जो हिंदू भाई हैं वो महेंद्र गुप्ता जी हैं और जो मुसलमान है वो जावेद इकबाल साहब हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कोई पार्टनरशिप में कोई कॉलोनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उसको बसा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी इस तरह का कोई सवाल आना चाहिए कि यहाँ पर हिंदुओं को नहीं मिलेगा या मुसलमानों को नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख ईसाई और वो लोग भी जो मजहब को नहीं मानते, सब आपस में भाई भाई। पहली चीज। दूसरी बात, अगर किसी ने इस तरह की चीज की है तो मैं समझता हूँ इस पर कार्रवाई होना चाहिए और उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके मुताबिक उसको सजा होनी चाहिए। वो किसी भी मजहब का होना चाहिए। जैसे कि अभी सर ने कहा कि इस्लामिक जिहाद, सर एक चीज बताइए, मुसलमानों ने तो आपको यूएई में मंदिर दिया ना, आपने तो हमारे ही मुल्क में मस्जिद तोड़ी, फिर भी हमने आपसे एतराज नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे इसमें किसी की तरह के हिंदू और मुसलमान में नफरत पड़े। हमने तो आपको दुबई में दिया ना, पूरी दुनिया ने देखा। और प्रधानमंत्री जी ने खुद दुबई के जो राजा उनको ट्वीट किया कि मैं जो है इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितनी गल्फ कंट्रीज है जहाँ पर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, आप बताइए, किसी को कोई परेशानी हो, किसी के साथ एक मॉब लिंचिंग बता दीजिए, एक केस बता दीजिए, कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं है जहाँ पर हिंदू भाई रह रहे हैं, चाहे वो 2% हो, 3%। अच्छा ठीक है, आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया। हम तो मुखालिफत करते हैं, जो गलत करेगा, अगर मुसलमान कोई गलत नहीं नहीं, करेगा, आप आपके इस पास तरह नहीं से है। 100% तो नहीं दे सकते ना। गल्फ कंट्रीज में भी सऊदी वगैरह को छोड़ दें तो बाकी जगह पर क्या हाल है ये किसी से छिपे नहीं है। एक मिनट अभी कंप्लीट करने दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर कहीं पर भी मुसलमान अगर हिंदू भाई के साथ गलत करेगा तो मैं मुसलमान के साथ नहीं खड़ा हूं, लेकिन आप भी इस चीज को तय कीजिए कि अगर कोई भी हिंदू भाई छोटे के साथ जो मुसलमान भाई एहसान के साथ थोपा गलत कि करेगा, तो आप हमने उसके साथ यूएई गलत में करें। मंदिर बनवा दिया, ये तो मुझे कमाल की दलील लगी। खैर इस पर थोड़ा वक्त और होता तो चर्चा करते, लेकिन पल्लवी जी का मैं रिएक्शन चाहूंगा। जो मेरठ में चल रहा है, क्या ये राजनीतिक तौर पर इसे हवा दिया गया है? क्योंकि दोनों जो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे वो दावा कर रहे हैं कि इसमें 2 साझेदार हैं और यहाँ जो भी एलिगेशन लगे वो निराधार हैं। इसमें 2 हैं, इसके मालिक हैं, जावेद हैं और महेंद्र गुप्ता जी हैं, और दोनों के ऊपर केस किया गया है। वहां पे जाके 3 सदस्यीय जो लोग थे उन्होंने जाके वहां पे जांच की और जांच में पाया गया कि जो जब पैमाइश हुई तो उसमें पता चला कि 300 मीटर एक्स्ट्रा जमीन है, तो उस पे जो अवैध निर्माण है उस पे सिर्फ बुलडोजर ढाया गया है और अभी भी उसकी जांच चल रही है, पूरी तरीके से जांच चल रही है। जो भी ऊर्जा मंत्री जी ने जो भी आरोप लगाया था, अभी उसको क्लियर नहीं किया गया कि वो आरोप सही है या नहीं, सिद्ध नहीं हुआ है। अभी भी ये चीज जो है जांच का विषय है, जो जांच हो रही है, तो इसके बारे में पहले से ही उसका दे देना वो बेबुनियाद सी बात है। तो जब तक जांच नहीं पूर्ण हो जाती इस पर कोई भी टिप्पणी करना बेबुनियाद है। और जैसे कि अभी मैंने सुना यूएई में मंदिर बन गया, देखिए यहाँ पे भी मस्जिद हैं और मस्जिद, प्लीज आप इस चीज को नोट कीजिए, सारी मस्जिदें यहाँ नहीं ढाई जा रही हैं। जिन मस्जिद पे कुछ ऐसा पता चल रहा है कि इसके नीचे मंदिर है या उसके सबूत मिल रहे हैं, उस पर सर्वे कराया जा रहा है, उसको ढाया नहीं जा रहा है। तो इस चीज को प्लीज करेक्ट कीजिए। हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी सभी कह रही है मिलके कि रहते हैं। बीजेपी की राजनीति का नतीजा है कि इस तरह के बिल्कुल मामले सामने बिल्कुल आ रहे हैं। गलत बात है। देखिए यही प्रॉब्लम है ना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, लोगों को भड़काना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। समाजवादी पार्टी यही करती आ रही है और यही करती रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पे भी सिर्फ जांच हो रही है और जांच के बाद क्या निकल के आएगा वो क्लियर होके पता चलेगा। एक्स्ट्रा था, अवैध निर्माण बिल्कुल गलत है। इस तरह लोग गरीबों की जमीन पे भी कब्जा करते हैं, वो किसी भी धर्म या किसी जाति के भी हो सकते हैं। तो जो अवैध निर्माण है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमीज रजा कुछ कहना चाह रहे हैं जी, रमेश जी।
मैं कह रहा हूँ कि सर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये डे वन में क्यों नहीं आती हैं, जब पूरी चीजें रेडी हो जाती हैं, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम को मतलब जो है भड़काने के लिए, नफरत के लिए चीजें बिना डिबेट के भी सर। अरे रमीज रजा जी, जब शिकायत आएगी तभी तो प्रशासन कार्रवाई करेगा ना, शिकायत आई होगी तभी तो कार्रवाई की बात आई ना। सर बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, बीजेपी का एमएलए। अरे तो बीजेपी के मुखबिर थोड़ी ना हर जगह है, राष्ट्रीय पार्टी है, मुखबिर थोड़ी ना हर जगह है। जब कुछ शिकायत आएगी तभी तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। सर नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतना मुसलमानों को जो है रेंट नहीं दिया, रेंट पर उनको रूम नहीं दिया जाता, कश्मीरियों से नफरत की जाती है। मैं कह रहा हूं रमीज रजा जी, वो आप शिकायतें दीजिए, खबरें चलाई जाएंगी, जब शिकायत आती है तभी तो कार्रवाई होती है। सर मुझे एक चीज बताइए, पहलगाम में अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया। पूरे मुल्क के लोगों ने उनसे जो है उसकी कड़ी निंदा की, लेकिन हिंदुओं ने किससे नफरत की? कश्मीरियों से की। उनको जो रेंट था गुड़गांव में दिया नहीं गया, नोएडा में दिया। ये कहां से डेटा लेकर आए हैं कि कश्मीरियों से नफरत की? ये कहां से डेटा लेकर आए हैं? ये मेरी जानकारी में नहीं है। देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ में रहे। मतलब आप एक नई जानकारी, नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं, कह रहे यूएई में मंदिर दे दिया गया, यहां पर कश्मीरियों को घर नहीं दिया जा रहा है। तो हमने भी तो ताजमहल बनने दिया हिंदुस्तान में, वो भी तो मस्जिद है, ऐसा दावा किया जाता है जी। मकबरा है, माफ कीजिएगा, मकबरा है। सर अभी फतेहपुर में क्या हुआ बताइए? हमारे फतेहपुर पे कितना लोग चढ़े मकबरे पे? क्या किसी ने इसको किसी भी के जितने लोग चढ़े? देखिए वो अलग मैटर है, आप बहुत सारे मैटर को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। आप अपने आप को बार बार विक्टिमाइज पेश करने की कोशिश करें, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट पर आएंगे तो भी ऐसा नहीं है। सूर्यप्रकाश मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद यश जी आपके पास आ रहा हूं। सूर्यप्रकाश जी। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। जिस प्रकार का जो कार्यकलाप है लगातार करते आ रहे हैं रजा साहब के कम्युनिटी के लोग देश के अंदर, और जिस प्रकार से एक पैरेलल इकोनॉमी हलाल के नाम पे चलाई गई है, और अब हलाल अपार्टमेंट और हलाल कॉलोनियां बनाने की बात की जा रही है, यह दर्शाता है कि इन लोगों का विश्वास देश के संविधान में है ही नहीं। क्योंकि आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये कहता है तो फिर इस तरह से तो हिंदू राष्ट्र की बात भी नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी दलील सही है तो। सुनिए पहली चीज विवेक जी, हिंदुत्व है ना, वो कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदुत्व तो जीवन पद्धति है, इस बात को स्वीकार हाईकोर्ट ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। तो इस देश का जो वातावरण है, इसमें रहने वाले 140 करोड़ लोग हिंदू ही हैं। जब ये लोग उम्रा करने मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, तो वहां पर ठीक है, जल्दी से मैं यश भारती जी का जवाब ले लेता हूं इस पर। ठीक है यश भारती जी। विवेक भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा में ही पूछना चाहूंगा सूर्य कुमार मैथिल साहब से कि बीवी की कसम खा के बोले ये आरएसएस और भाजपा ही नहीं है, ये भाजपा नेता नहीं है, बीवी की कसम खा के बोले। ये कौन सी कसम खिलवा रहे? संविधान की कसम खिलवाई होती, संविधान की कसम खिलवाई होती। भाई साहब आपको भी घर पे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देखिए होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट बड़ा सख्त होता है। सदन में कर रहे हैं आजकल, ये भाजपा के लोग सदन में कर रहे हैं आजकल। नहीं, आप भी सवालों में आ जाएंगे घर पहुंचते तक। जो कसम आपने खिलवाई, वो कसम आप पे भारी पड़ सकती है। तो कम से कम संविधान की कसम खिलवाएं, लोकतंत्र की कसम खिलवाएं, दिक्कत ज्यादा होनी है, वो ज्यादा सेक्युलर लगेगा। आप थोड़ा पक्षपाती हो गए इस मामले में। विवेक भाई, मेरा सवाल ये है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल बड़ा तांडव हुआ कि गणेश जी की प्रतिमा खंडित कर दी गई है, जुलूस में पथराव किया गया। पुलिस ने जांच की, वो पता चला कि 2 लोगों का आपसी झगड़ा था, उसको समुदाय का झगड़ा का नाम देने नहीं, कई जगह ऐसी कोशिशें होती है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त सीमित है, माफ कीजिएगा, मुझे डिबेट यहीं रोकना होगा, फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कई जगह ऐसी कोशिशें होती हैं, लेकिन हमें इस मामले में जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, पहले ही क्लीन चिट नहीं देना चाहिए। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।